नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। फर्स्ट रिपोर्ट में आपका बहुत स्वागत है। आज के इस खास प्रोग्राम में सबसे पहले चर्चा सीएम शिवराज के पौधारोपण कार्यक्रम की हम करेंगे। साथ ही बात होगी अंबिकापुर की, जहां आज गुल रहेगी बिजली और लोगों को होगी परेशानी। तो चलिए रुक करते हैं जरूरी जानकारियां देती फर्स्ट रिपोर्ट का। उससे पहले बिलासपुर से बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं, जहां चिड़ियाघर में शेर के पिंजरे में एक युवक कूद गया। जू के कर्मचारियों ने युवक की जान बचाई है। सुरक्षा कर्मियों ने युवक को पिंजरे से बाहर निकाला। पिंजरे में शेर मौजूद था। एक बड़ा हादसा टल गया है निश्चित तौर पर। युवक के खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया है। कानन पेंडारी जू की ये घटना। तो यही वो युवक है जो शेर के पिंजरे में कूद गया था। ना जाने क्या मंशा थी इसकी। और जू के कर्मचारियों ने युवक को पिंजरे से बाहर निकाला है। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम बिलासपुर का ही रुख कर लेते हैं। हमारे साथ विनोद कुशवाहा इस समय जुड़ गए हैं लाइव। विनोद, युवक से पूछताछ की होगी, जू कर्मचारियों ने, पुलिस ने भी पूछताछ की होगी। क्या मंशा थी आखिर युवक की? देखिए, मंशा तो समझ में नहीं आई है सुमित, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि जैसे ही युवक कूदा उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया था। कानन पिंडारी जू में जो लोग आए हुए थे जू देखने के लिए वो हड़बड़ा गए और उसके बाद कानन जो जू प्रबंधन है उनको जानकारी दी गई। तत्काल प्रबंधन हरकत में आया। वहाँ पर डिप्टी रेंजर और जू कीपर मौजूद थे। उन्होंने सबसे पहले तो होशियारी ये की कि जो केज था जहाँ से एक युवक फंसा हुआ था, उससे पहले जो शेर का केज था उसको बंद किया गया और फिर उसके बाद युवक को बाहर निकाला गया। तो बड़ी तत्परता थी। अगर 1 मिनट भी विलंब होता तो एक बड़ा हादसा हो जाता। उसके बाद युवक को कार्यालय लाया गया और उससे पूछताछ की गई तो बहुत ज्यादा स्पष्ट जवाब नहीं दिया और फिर उसके बाद उसके पिता से संपर्क किया गया, उन्हें बुलाया गया तो उनके द्वारा ये जानकारी मिली है कि उसका मनोचिकित्सकीय इलाज चल रहा था और वो घर से कब कैसे निकल गया ये भी घर वालों को जानकारी नहीं थी। हालांकि उसके खिलाफ जो वन प्रबंधन है उनके द्वारा FIR दर्ज की गई है और वन विभाग ने भी मामला दर्ज किया और साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना लेकर के युवक को छोड़ा है। सबसे खास बात यह कि इस तरह के हादसे के लिए ही करीब 15 से 20 फुट ऊंचा केज बनाया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई ऐसे हादसे ना हो पाए। लेकिन जब कल युवक वहां पर पहुंचा, उसने पहले केज को पार किया और फिर उसके बाद वो अचानक से कूद गया तो वन महकमा भी जो है दहशत में आ गया कि ऐसा क्यों हुआ। और हालांकि अभी परिजनों से जानकारी जुटाई जा रही कि ऐसा क्यों किया। प्रारंभिक तौर पर अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि क्या वो आत्महत्या करने की कोशिश से पहुंचा था या मनोचिकित्सकीय रूप से वो बीमार है तो उस लिहाज से वो पहुंच गया। तो दोनों ही पहलुओं पर वन विभाग जो है वो जांच में जुटा हुआ है। जी सुमित। ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं रतलाम से बड़ी खबर, जहां जावरा विधायक राजेंद्र पांडे का दर्द छलका है। अवैध कॉलोनियों के विकास को लेकर उनका दर्द छलका है और विकास यात्रा के दौरान मंच से बोले हैं जावरा विधायक। नगर पालिका के जिम्मेदार नेता नहीं करवा पाए काम। जिन लोगों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया वे नेता आज मुझ पर उंगली उठा रहे हैं। मुझे दोष दिया जा रहा है, राजेंद्र पांडे का यह कहना है। आरोपों से आहत दिखे हैं जावरा के विधायक राजेंद्र पांडे। में कहा जाता है कि मैं राजनीतिक व्यवस्था से काम कर रहा हूं। जिनको उंगली पकड़ करके चलाना मैंने सिखाया वे मुझ पर आरोप लगाते हैं। जो लोग मेरी उंगली पकड़ करके जनता का विश्वास लेकर के, जनता का आशीर्वाद लेकर के 5 साल उपाध्यक्ष के रूप में, 8 साल तक नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर नगर पालिका परिषद में वो सारी अधिकार की कलम लेकर के बैठे रहे और कलम चला नहीं पाए। अन्य कॉलोनियों को विकसित करने के साथ साथ में खुद की कॉलोनी को ठीक नहीं कर पाए तो वह राजेंद्र पांडे आखिरकार कहां दोषी हो जाता है? राजेंद्र पांडे में कहां से दोष उत्पन्न? तो आखिर पूरा माजरा है क्या? विधायक का दर्द क्यों छलका, वो हम जान लेते हैं। सीधे रतलाम को रुख करेंगे। सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए इस समय लाइव। सुधीर, आखिर बात क्या है? क्यों विधायक इतने दुखी हम कह सकते हैं नजर आए हैं? क्यों उनका दर्द छलका है और क्या आरोप उन पर लग रहे थे जिसके कारण उन्होंने ये बयान दिया?
देखिए, राजनीति का उसूल है कि जिसे आप उंगली पकड़कर चलना सिखाएंगे वो एक न एक दिन आपकी कुर्सी पे बैठेगा और जब भी मौका मिलेगा तो आपको कुर्सी से हटाने में पीछे नहीं रहेगा। और शायद यही लगता है राजन पांडे को कि जो जावरा नगर पालिका के जो जिम्मेदार हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा अनिल दशहरा की, कहीं ना कहीं उसी और उन्होंने इशारा किया है। वो लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी शहर की अविकसित और अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य नहीं हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं विधायक जिम्मेदार है। ये जो है पीठ पीछे कहते हुए अनिल दशहरा नजर आ रहे हैं। तो इसी बात का उन्हें दर्द था कि मैं जो जिम्मेदार थे, जिन्हें काम करना था, उन्होंने तो काम किया नहीं और वे मेरे ऊपर जो है टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो इसी बात से राजन पांडे जो है पूरी तरह से आहत नजर आए और उन्होंने ये भी कहा कि उनके ऊपर आरोप लगते आ रहे हैं कि वे द्वेषता से कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं वे नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजन पांडे आहत है, क्योंकि इस बार पिछले बार का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें जावरा विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो मार्जिन भी बेहद कम था, करीब 600 वोटों से ही राजेंद्र पांडे जीते थे। तो ऐसे में उनकी ही पार्टी में उनके ही जो लोग हैं वो अब मुश्किलें खड़ी करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके जो दावेदार है वो भी इस तरह के जो आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं पीठ पीछे, उससे भी वे कहीं ना कहीं आहत नजर आए। और यही वजह है कि जब जावरा में भाजपा की विकास यात्रा पहुंची तो वे मंच से भी यह कहने में पीछे नहीं रहे और कहीं ना कहीं उनकी कसक नजर आई कि मैं काम जरूर कर रहा हूं, लेकिन लोग उसके बावजूद मुझे मेरी ही पार्टी के जो लोग हैं वो नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। तो टीस नजर आई है जावरा विधायक की और उस पर कांग्रेस के नेताओं ने भी अब यहाँ पे तंज कसा है। कांग्रेस के जो लोकल लीडर है डीपी धाकड़, उनका यह कहना है कि भाजपा को अब अपनी हार नजर आ रही है और बौखलाहट के चलते जो भाजपा के नेता है, कार्यकर्ता है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। तो अब जावरा की अगर पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो बेहद रोचक होती जा रही है, क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 600 वोटों का यहाँ पे मार्जिन है। और अब देखना यह है कि कांग्रेस और भाजपा जो है टिकट किसको देती है और कौन जावरा का सिरमौर बनेगा, कौन जावरा का विधायक बनेगा। तो देखने वाली बात होगी। समय बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं शहडोल से बड़ी खबर, जहां बैंक में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। दमकल की टीम आग बुझाने के प्रयास में जुटी हुई है और रिहायशी इलाके में है राजेंद्र टॉकी, इसके पास ये बैंक। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। शहडोल संवाददाता सौरभ पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। सौरभ, क्या कुछ जानकारी फिलहाल, क्या कुछ अपडेट है, आग बुझ पाई क्या? जी हाँ, आग पे नियंत्रण पा लिया गया है। दरअसल यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हुई थी। बैंक के एक कमरे में आग लग गई थी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना जैसे पुलिस को दी। पुलिस और प्रशासन की टीम दमकल के साथ मौके पर पहुंच गई थी। लगभग 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद आग में पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है। ठीक है सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो अपडेट यही है इस मामले में कि आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। हालांकि आग कैसे लगी थी ये जांच का विषय। भोपाल से खबर, सीएम ने कमलनाथ से सवाल पूछा है एक बार फिर से। कहा है कि आपने सौंसर में शिवाजी की प्रतिमा लगाने वालों पर बुलडोजर चलाया, आपने प्रतिमा लगने नहीं दी। सवाल यह है कि उन्होंने प्रतिमा लगने क्यों नहीं दी। आज शिवाजी महाराज की जयंती है, आज हमें गर्व है कि उसी स्थान पर प्रतिमा लगाने जा रहे हैं। पेड़ लगाने का अभियान और संकल्प अभियान जारी रहेगा, सभी लोग पेड़ लगाएं, अपील की है सीएम शिवराज ने। कर रहे हैं। बस कमलनाथ जी से सवाल यही है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा सौंसर में लगाए जाने का फैसला हुआ था। प्रतिमा लगाई जा रही थी, आपकी सरकार थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने में सरकार को सहयोग करना था, लेकिन प्रतिमा लगाने नहीं दी। हमने अपने राज्य में गुंडों पर बुलडोजर चलाए, वहाँ तो प्रतिमा ना लग पाए इसलिए बुलडोजर चल रहे थे सौंसर में। और उस समय मैं गया था जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, और तब संकल्प लिया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा यहाँ स्थापित की जाएगी। आज मुझे कहते हुए आनंद, प्रसन्नता और गर्व है कि उन्हें लगाने नहीं दी। आज हम उसी स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें।
तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। जतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। जतेंद्र, हर रोज की तरह आज भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर एक और सवाल दाग दिया। साथ ही साथ पौधारोपण अभियान का संकल्प का उनका 2 साल पूरा हुआ है, अपील की है जनता से कि आप भी पेड़ लगाएं। जतेंद्र, बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 22वां सवाल पूछते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सौंसर में जो छत्रपति महाराज की प्रतिमा लग रही थी उसका उन्होंने उस समय विरोध किया जब कांग्रेस की सरकार थी, और उन्होंने जो प्रतिमा लगा रहे थे उन लोगों पर बुलडोजर चलवाए। ये सवाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से किया है, और उन्होंने ये कहा है कि आज खुशी की बात भी है क्योंकि आज शिवाजी की जयंती है और आज वो छिंदवाड़ा सौंसर पहुंचेंगे और वहाँ प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये सवाल उनका है। अब देखते हैं क्या कांग्रेस की तरफ से जवाब आता है, मगर कह सकते हैं आज वृद्ध वृक्षारोपण अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े पैमाने पर पौधारोपण भी किया है। ठीक है जतेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आइए अब रुक करते हैं हमारे खास बुलेटिन फर्स्ट रिपोर्ट की तरफ। अंबिकापुर के कई इलाकों में आज बिजली गुल रहेगी। यहां ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस का काम किया जाएगा, जिस वजह से करीब 4 घंटे बिजली की सप्लाई बाधित रहेगी। सुबह 10:30 बजे से 2 बजे तक शहर के अधिकांश हिस्से प्रभावित रहेंगे। किस किस इलाके में आज बिजली के चलते लोगों को परेशानी होगी, पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता श्रवण महंत। अंबिकापुर शहर के कई इलाकों में आज बिजली गुल रहेगी। ऐसे में लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना उठाना पड़ सकता है। अंबिकापुर के सिधारी कॉलोनी, नमना कला, घड़ी चौक ऐसे तमाम इलाके हैं जहां सुबह 10:30 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक बिजली बाधित रहेगी। विद्युत विभाग का कहना है कि गर्मी के आने से पहले ये जो मेंटेनेंस है वो किया जा रहा है ताकि लोगों को आने वाले गर्मी में बिजली कटौती से राहत दिलाया जा सके। लगातार जिस तरह से बिजली कटौती की शिकायत मिल रही थी, इसको लेकर के विद्युत विभाग ने ये निर्णय लिया है और आज सुबह 10:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक बिजली जो है कई इलाकों में शहर के गुल रहने वाली है, जिसको लेकर के विद्युत विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। और जो निर्देश है उसमें साफ तौर पर यही कहना है कि नमना कला पावर हाउस से ट्रांसफार्मर मरम्मत के लिए ये बिजली कटौती की जाएगी। लगभग आज 4 घंटे बिजली कटौती रहेगी, जिससे लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। वहीं कवर्धा का एक सरकारी भवन लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी रिजॉर्ट तो बना दिए गए, लेकिन ना तो यहां कोई काम हो पाया है, ना ही इसकी देखरेख हो रही है। आज ये भवन किसी खंडर से कम नहीं दिखता। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने। कवर्धा जिला मुख्यालय में करीब 4 करोड़ की लागत से बना छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का ये रिसोर्ट देख सकते हैं कि पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा इसका साल 2008 में लोकार्पण किया गया था। तब ये एक चमचमाता हुआ बिल्डिंग था जिसमें कई बड़े आयोजन हुए हैं, बड़े कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन आज इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि कमरे की क्या हालत है। पूरे खिड़की, दरवाजे, फॉल सीलिंग, यहाँ तक कि कुछ भी सही तरीके से नहीं है, ना दरवाज़ा लगा हुआ है, ना खिड़की है, और इसमें किसी देख रेख करने के लिए भी कोई नहीं है। यहाँ एक चौकीदार तक नहीं है, जो जहाँ से आज कीमती सामान लगे हुए थे उसे भी नहीं निकाला गया था। यहाँ तक कि एसी, टीवी, ये सब चीज़ भी जो है दूसरे लोग ले गए हैं। चोरी की बात जो है सामने आ रही है और इसकी हालत दयनीय बनी हुई है। इसकी दिशा में किस तरह से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि अगर सही तरीके से देख रेख होती तो ये भवन आज इस तरह से जर्जर स्थिति में नहीं पहुँचता और इसकी जो है कहीं ना कहीं इसका उपयोग हो सकता है। तो दूसरे कई ऐसे भवन बनाए जा रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ की लागत खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग जो है देख रेख के अभाव में पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और इसको सहेज कर रखने की जरूरत थी। अगर इस पर अधिकतरीन कार्य किया जाता तो आगे भी इसका उपयोग हो सकता है। गरियाबंद में लगे राजिम माघी पुण्य मेले का भव्य समापन हुआ। अंतिम दिन सीएम भूपेश बघेल ने खुद कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान वियतनाम और श्रीलंका से आए रामायण मंडली के कलाकारों ने खास प्रस्तुति दी। कलाकारों की इस प्रस्तुति ने सीएम के साथ वहां मौजूद हजारों लोगों का मन मोह लिया। इन विदेशी कलाकारों से बातचीत की गरियाबंद के संवाददाता शेख इमरान ने। देखिए, वियतनाम की टीम हमारे साथ मौजूद है जो रामायण मंडली है, और राजीव के मुख्य मंच पर इन्होंने शानदार प्रस्तुति दी है। मुख्यमंत्री ने इन्हें सम्मानित भी किया है। तो हमारे साथ यहाँ पर है
So it's been 3 nights. We have chance to be here and to have a chance to perform and to share what is epic Vietnamese version and to bring to the new to the origin of Ramayana. Friendly and very beautiful. Beautiful. वियतनाम से इस वजह से इनकी भाषा भी समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हमने चर्चा की है। यूर नेम? My name is Huang. स्वांग। तो स्वांग ने बताया कि राजीव का मुख्य मंच यहाँ के लोग काफी अच्छा लगे और 3 दिन जो गुजारे हैं यानी 3 डेज जो गुजारे हैं वो काफी अच्छा रहा है और राजीव को काफी ब्यूटीफुल बोल रहे हैं। यानी दोबारा इनको अगर मौका मिले तो राजीव आने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो वियतनाम की टीम है जो शानदार आज रामायण की प्रस्तुति दी है और मुख्यमंत्री ने भी खुशी जाहिर की है। न्यूज़ 18 के लिए राजीव गरियावंश से शेख इमरान। श्रीलंका की टीम हमारे साथ मौजूद है और तीसरे दिन इनकी आखिरी प्रस्तुति रही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने। तो हमारे साथ खुद संगीतकार हैं, कलाकार हैं। संजय जी, जानना चाहेंगे कि 3 दिनों का यह जो दिन था आपको कैसे लगा, कैसे टाइप की प्रस्तुति लगी, यहाँ के लोग कैसे लगे? अच्छा, हाँ, आज भी हम लोगों ने ऐसे प्रस्तुति की है कि श्रीलंकन जो भजन और हिंदी भजन आज 3 दिन है ना, 2 दिनों के बाद मुझे और बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज बहुत मतलब भीड़ भी है, तो इसी की वजह से बहुत थाली भी बजी थी सब लोग। और एक हम सुनना चाहते थे उन लोगों की आवाज़ से वो वो छत्तीसगढ़िया, हाँ, सब ले बढ़िया, राइट, ठीक। तो वो भी जैसे सब लोगों ने मुझे बताया है कि तो आप ऐसे पूछ लीजिए तो देखें क्या हो जाते। एकदम मस्त, एकदम बढ़िया लाजवाब प्रोग्राम हो गया है आज 3 दिनों के बाद, 2 दिनों के। मेरे लिए तो मेरे वापस घर में आना की तरह मेरे को तो लगा कि मैं तो छत्तीसगढ़ में ही था 3 साल, तो मेरे लिए छत्तीसगढ़ तो वैसे मेरा दूसरा घर जैसे ही लग रहा है। How feeling? ඇතරම ශ්‍රී ලංකාව රටක් විදිහට මේ වගේ විශේෂ අවස්ථාවකට ඉන්දියාව කිය වගේ රටකට ඇවිල්ලා අපිට perform කරන්න ලැබුණ එක ගැන අපිට කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගෙන් ආරාධනාව ලැබුණ එක ගැන ගොඩක් සන්තෝෂයි. ඉතින් සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුවේ තමයි අපි හැමෝම වැඩ කරන්නේ. ඉතින් සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මේ විදිහට අපේ විශේෂ දක්ෂතා පෙන්වන්න අවස්ථාවක් හම්බුනේ ගැන සතුටු වෙනවා. ස්තුතියි. ගයන් ගැකුලාවල ඇත්තටම හොඳයි फ्रेंडली। छत्तीसगढ़ के बारे में इनका कहना है कि यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े ही प्यारा है और यहाँ पे आवभगत इनकी काफ़ी अच्छी हुई है। तो ये लोग चाह रहे हैं कि दोबारा कभी मौका दिया जाए कि जिसमें इनको वापस से आके परफॉर्म करने का मौका मिले। जी, तो बिल्कुल ये चाहते हैं कि इन्हें दोबारा मौका मिले और छत्तीसगढ़ आने का मौका मिले ताकि राजीव माघी पुन्नी मेला के मंच पर इसी तरह शानदार प्रस्तुति दे सके। हालांकि श्रीलंका की टीम ने जो प्रस्तुति दी है वो काफ़ी तारीफ़ काबिल रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी इन्हें बधाई दी है। न्यूज़ 18 के लिए राजीव गरियावंश से शेख इमरान। आईपीएल के 16वें सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। लीग का पहला मुकाबला 31 मार्च को गुजरात टाइटंस और सीएसके के बीच खेला जाएगा। 16वें सीजन के लिए 2 नए वेन्यू को जोड़ा गया है, जिसमें गुवाहाटी, धर्मशाला शामिल है। हालांकि इंदौर और रायपुर के लिए एक बुरी खबर है, जिस वजह से दोनों शहरों के क्रिकेट फैंस काफी निराश हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता इंदौर से अरुण त्रिवेदी और रायपुर से देवव्रत भगत। कई इंटरनेशनल और नेशनल मैचों की मेजबानी कर रहे इंदौर के होलकर स्टेडियम को आईपीएल मैचों की मेजबानी नहीं मिली है। इससे कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जबकि अभी हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच यहां पर वनडे मैच हुआ है। इसके अलावा 1 मार्च से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच भी होने जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और बंगाल के बीच यहाँ पर रणजी ट्रॉफी का मुकाबला भी अभी हाल ही में खेला गया है। ऐसे में आईपीएल मैचों की मेजबानी न मिलना कई तरह के सवाल तो खड़े कर रहा है, साथ ही एमपीसीए को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिरकार क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से आईपीएल मैचों की मेजबानी इस स्टेडियम को नहीं मिली। जबकि 2017 और 18 में किंग्स 11 पंजाब ने इसको अपना घरेलू मैदान माना था, बताया था और यहाँ पर 4 मैच 2018 में हुए थे और उसी दौरान
टिकट और पास विवाद हो गया था, जिसके बाद किंग्स 11 पंजाब की ओनर प्रीति जिंटा ने कई तरह के आरोप लगाए थे कि यहाँ का जो पुलिस और प्रशासन है उन्होंने जबरन पास मांगे और जो बॉक्स बिके हुए थे उसमें से दर्शकों को उठा दिया गया और अब हम कभी भी यहाँ पर आईपीएल मैचों के लिए नहीं आएंगे। और यही वजह रही कि 5 साल बाद भी इंदौर के होलकर स्टेडियम में आईपीएल के मैच नहीं हो रहे हैं, जबकि ये 27,000 दर्शक वाला स्टेडियम है और धर्मशाला का भी स्टेडियम 27,000 दर्शकों वाला है। धर्मशाला में आईपीएल के मैच हो रहे हैं, लेकिन इंदौर में ये मैच अब नहीं हो रहे हैं। इससे न केवल इंदौर के क्रिकेट प्रेमी मायूस हैं, बल्कि जो आसपास के क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनमें भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। आज से शुरू हो रहे आईपीएल मैचेस के शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं, लेकिन रायपुर के इंटरनेशनल स्टेडियम को एक भी मैच नहीं मिला है, जिससे क्रिकेट फैंस में निराशा है। इससे पहले कई सारे मैच रायपुर में हो चुके हैं। शहीद वीर नारायण इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अपनी अच्छी पिच के लिए जाना जाता है। 2013 में जब आईपीएल के मैच हुए थे तब बेस्ट पिच का अवार्ड भी मिला था रायपुर को, लेकिन इसके बावजूद इस बार एक भी मैच नहीं मिला। जबकि इसके पहले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के जो मैचेस थे वो रायपुर में हुए, चैंपियंस लीग के मुकाबले हुए, रोड सेफ्टी मैचेस हुए और ऐसे में उम्मीद ये की जा रही थी कि आईपीएल के भी मैच रायपुर में होंगे। लेकिन इसके बावजूद जब शेड्यूल जारी हुआ और रायपुर को एक भी मैच नहीं मिला तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के जो क्रिकेट फैंस हैं उनके मन में काफी निराशा है। सीएम शिवराज के पौधारोपण संकल्प के 2 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर सीएम ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ पौधारोपण किया, साथ ही लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूक भी किया। कार्यक्रम में और क्या क्या हुआ और सीएम ने अपने संबोधन में क्या कहा है, बता रहे हैं संवाददाता जितेंद्र शर्मा। ताकि पौधारोपण के लिए आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पौधारोपण संकल्प के 2 साल हो जाने पर आज एयरपोर्ट पर 740 पौधों को रोपा गया। इसमें कैबिनेट मंत्री और आम नागरिक भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये संकल्प हमेशा जारी रहेगा। इस दौरान तमाम तरह के जो लोग यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने पौधारोपण अभियान में हिस्सा लिया। ग्वालियर में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने शनिवार को सिंध नदी के जंगल में वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने शनिवार रात पिछोर थाना पहुंचकर मामले में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप है। घटना की पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशील कौशिक। ग्वालियर जिले में 19 साल की एक युवती के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घटना शनिवार शाम को पिछोर थाना क्षेत्र के बाबूकापुरा इलाके में सिंध नदी के किनारे जंगल में हुई है। 19 साल की इस युवती ने रात करीब 9 बजे पिछोर थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक 19 साल की ये युवती दतिया जिले के इंदरगढ़ की रहने वाली है और वर्तमान में ये ग्वालियर जिले के बाबूपुरा इलाके में रहती है। शनिवार की दोपहर 4 बजे के करीब जब ये युवती जंगल में थी, उसी दौरान ब्रजेश बघेल नाम का एक युवक आया। उसने इस युवती को डरा धमका कर इसके साथ जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी के साथ 2 और सहयोगी भी थे। यही वजह है कि देर रात 9 बजे जब युवती ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने ब्रजेश बघेल के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया। साथ ही इसमें 2 अन्य आरोपी भी बताए जा रहे हैं। युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने उसका मेडिकल कराया और उसके बाद आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि युवती अपने पिता के साथ इसी इलाके में सिक्योरिटी का काम करती है, लेकिन आरोपियों ने उसे घेर कर शाम 4 बजे उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। यही वजह है कि पुलिस अब आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुट गई है। सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। तो इसी के साथ ही फर्स्ट रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।